गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये दूसरा टॉपिक जो हमारा बाकी था वो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके पहले टॉपिक में समझा था प्रिडेशन। तो ये टॉपिक है कंपटीशन। वर्ड में ही मीनिंग है कंपटीशन। आज का कॉमन वर्ड है, आज का लोकल वर्ड ही ये, और जो इंडिया में बहुत कॉमन है ये उसी की बात कर रहे हैं। अब कंपटीशन का बायोलॉजिकल एंगल से जो हमें देखना है, जो समझना है, वो यहाँ पर हम समझते हैं। पहले इनका ये कहना है कि ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ? डार्विन का जो इवोल्यूशन है, जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन हुआ, जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट हुए, जो स्पीशीज़ है वो इवोल्यूट होती गई। जैसे हम कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में से हम ह्यूमन स्पीशीज़ में कन्वर्ट हुए, गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, ये सब एक ही एंसेस्टर से कन्वर्ट हुआ ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि ये एक पोटेंट फोर्स है, एक्सट्रीम फोर्स, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। वैसे देखने पर कंपटीशन एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आगे हमने समझा कंपटीशन का मतलब होता है कि दोनों स्पीशीज़ का लॉस, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एरिया है जिस एरिया में एक ग्रोसरी शॉप चल रही है बहुत पहले से। उस एरिया में वो अकेला ग्रोसरी शॉप वाला है और उस एरिया के सारे लोग वहीं से ग्रोसरी खरीदते हैं। अब उसकी ग्रोसरी शॉप जो बढ़ती जा रही है, उसका बढ़ता हुआ बिजनेस, बढ़ती हुई बिक्री को देख के किसी इंसान को दूसरी ग्रोसरी शॉप का आइडिया सोचा और उसने उसी एरिया में दूसरी ग्रोसरी शॉप लगा दी। सेम तरीके के इंसान है, सेम तरीके की इनकी रिक्वायरमेंट होगी, एक ही तरीके के रिसोर्सिस है, वो इस्तेमाल करते। तो हुआ ऐसा कि पहले एक ही एरिया के लोग वही सेम ग्रोसरी पे जाते थे, अब लोग बढ़ जाएंगे। वो बात अलग है कि पुराना ग्रोसरी शॉप वाला बहुत फेमस है, बहुत पहले से है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि 80% जो एरिया की पब्लिक है उन्हीं के पास जाएगी, पर फिर भी 20% पब्लिक तो दूसरी ग्रोसरी शॉप वाले के पास पहुँचेगी। और ये भी हो सकता है कि दूसरा ग्रोसरी शॉप वाला पहली ग्रोसरी शॉप वाले से अपनी प्राइस डाउन कर ले, थोड़ा क्वालिटी लेवल इंक्रीज़ कर दे, तो बोल चाल का जो व्यवहार है उसमें सुधार कर दे, लोगों से अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से बिहेव करे, थोड़ा सा एट्रैक्टिव एस्थेटिक या एट्रैक्टिव तरीके का इंटीरियर बना ले, छोटा सा सुपरमार्ट जैसा बना ले। तो ऐसे नए आइडिया से दूसरी ग्रोसरी शॉप का जो बिज़नेस है वो डाउन हो सकता है। अब इसमें दो तरीके का लॉस है। पहले तो ये कि पुराना जो ग्रोसरी शॉप वाला था, अब उनके कुछ ना कुछ कस्टमर तो टूटेंगे ही टूटेंगे। किसी ना किसी के कस्टमर टूटते और किसी ना किसी के वहाँ जाते, एक साफ सी बात है। किसी का तोड़ के ही आपको कहीं और ले जाना, ये कंपटीशन है। पर दूसरी ग्रोसरी शॉप वाले का भी लॉस है। अगर वो ऐसा एरिया ढूंढता जहाँ पर कोई और ग्रोसरी शॉप वाला नहीं है, डेवलपिंग एरिया है, तो शायद वो अकेला ग्रोसरी शॉप वाला वहाँ होता जिसने बहुत पहले से वहाँ बिजनेस जमा दिया। अब हुआ ये कि 100% दोनों में से किसी को नहीं मिल रहा है। एक 80% खा रहा है, दूसरा 20%, या एक 60% एरिया के लोगों को ग्रोसरी बेच रहा है और दूसरा 40% को। तो यहाँ कोई भी जो मोनोपोली वाला बिजनेस है वो नहीं कर पाएंगे। ये कंपटीशन, इसलिए दोनों का लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली दोनों को जितने कस्टमर मिलने चाहिए उतने कस्टमर दोनों के पास नहीं पहुंच रहे। उन दोनों के बीच में कंपटीशन होने की वजह से कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है, सस्ते में लेके जा रहे वो चीज़ें, उनको क्वालिटी वाली प्रोडक्ट सस्ते में मिलना शुरू हो गई। तो कंपटीशन से कस्टमर को तो फ़ायदा हो गया, पर दोनों को उतने, ग्रोसरी शॉप वालों को उतने कस्टमर नहीं मिल पाए जितने उनको एक्चुअल में मिल सकते थे। तो एक तरीका है कंपटीशन समझने का। और कंपटीशन ऑलवेज उन्हीं के बीच में हो सकता है जिनके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन हो, जिनका खाना एक समान है, वो आपस में कंपटीशन करेंगे। अब हर्बीवोरस कार्निवोरस से क्यों कंपटीशन करेंगे? हर्बीवोरस खाते हैं प्लांट्स और कार्निवोरस खाते हैं हर्बीवोरस को, उनके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक जैसी चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, जब हमारी नेसेसिटी एक जैसी है, तभी कंपटीशन का जन्म होता है। तो हम जानते हैं कंपटीशन तो रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में ही होता है। कुछ अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी कंपटीशन कर सकती है, पर हाँ, उनका फूड या फिर उनकी ज़रूरतें, उनकी नेसेसिटी, उनके सर्वाइवल के लिए जो उनको चाहिए वो एक जैसा होगा। कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ तो ऐसी होगी जो दोनों स्पीशीज़ में कॉमन होगी, इसलिए कंपटीशन हो रहा होगा। अब देखिए, समझते हैं कंपटीशन को। आपको एग्जांपल दिखाया, तो हमने शुरू किया 55 नंबर के पेज से, और 56 में आपको एग्जांपल दिखा है, फ्लेमिंगोस एंड फिशेस।
फ्लेमिंगोज को आपको दिखा है फर्स्ट पिक्चर में। और फिशेस कहते हैं फ्लेमिंगोज भी जू प्लैंकटन को खाते हैं और फिशेस भी। जू प्लैंकटन मतलब छोटी छोटी तैरने वाली चीज़ें, पर वो एनिमल कैटेगरी में आती है इसलिए उनको जू बोला है। जू प्लैंकटन एनिमल कैटेगरी में आएंगे। और जो प्लांट प्लैंकटन होता है, तो प्लांट कैटेगरी के प्लैंकटन को काउंट किया जाता है। आल्गी वगैरह जो होते हैं वो, जिनको फाइटोप्लैंकटन भी कहते हैं हम लोग। तो जू प्लैंकटन छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो फिश भी खाती है और फ्लेमिंगोस भी खाते हैं। अब दोनों का फूड एक जैसा है इसलिए दोनों को कंपटीशन करना पड़ेगा, सेम फूड है इसलिए। तो ये हुआ एक तरीके का कंपटीशन। अब फ्लेमिंगोस और फिश एक अलग अलग स्पीशीज़ है ना, अनरिलेटेड, पर खाना एक जैसा होने की वजह से कंपटीशन कर रहे हैं। फिशेस के बीच में तो है ही, जो जू प्लैंकटन खाने वाली फिश है तो एक फिश दूसरी फिश से कंपटीशन कर रही है, क्योंकि दोनों फिश जू प्लैंकटन ही खा रही है। वो तो एक ही स्पीशीज़ के अंदर का कंपटीशन हुआ। फिशेस आपस में खाने के लिए कंपटीशन कर रही है। फ्लेमिंगोस आपस में खाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। वो एक ही स्पीशीज़ के अंदर का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। इंट्रा मतलब अंदर का, एक ही स्पीशीज़ के। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में अलग अलग दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि दोनों का फूड सेम है। अब कंपटीशन में देखिए, कंपटीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही है। अगर खाना अनलिमिटेड होता तो कोई कंपटीशन करता ही क्यों। सबको जो चाहिए था वो मिल जाता। सबको जितना सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, सर्वाइवल के लिए जितना वाटर चाहिए, सर्वाइवल के लिए जो शेल्टर चाहिए, वो सब मिल रहा है। रिप्रोडक्शन के लिए अगर उनको मैटिंग के लिए एक पार्टनर मिल रहा है तो उनके लिए भी नहीं होगा। तो कहा जाता है कि सिर्फ फूड के लिए कंपटीशन नहीं है, रिसोर्सेज ऑलवेज लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, इसलिए फूड के लिए कंपटीशन हो रहा है। पर सिर्फ फूड के लिए ही होता है ऐसा नहीं है, शेल्टर के लिए भी कंपटीशन है। और कईयों में तो रिप्रोडक्शन के लिए भी कंपटीशन होता है। मेल रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन करते हैं, और कई बार तो आपस में लड़ाई भी होती है। इस वजह से कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा मेट ढूंढने के लिए, एक पार्टनर ढूंढने के लिए जब कंपटीशन होता है, तब उस पार्टनर को पाने के लिए आपस में वो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ झगड़ के मर जाते हैं। तो कंपटीशन ऑलवेज तभी होता है जब इनसफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज हों। वैसे तो इनसफिशिएंट अमाउंट, इससे बेटर वर्ड है लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। पर वो इनसफिशिएंट कब बन जाता है? जब किसी पॉपुलेशन में बहुत बड़ा बढ़ावा आ जाता है। कोई एक स्पीशीज़ या फिर ऐसी स्पीशीज़ जिनका फूड एक जैसा है, वो जब आपस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए, तब वो रिसोर्स जो है, जब वो फूड जो है वो आपको इनसफिशिएंट लगने लगता है, इसलिए आपस में कंपटीशन होने लगता है। इसके एक अच्छे एग्जांपल में और भी दिखा है, जैसे एबिंगडन टॉर्टॉइस। मैंने फ़ोटो रखा है एबिंगडन टॉर्टॉइस में। आप देखो कि इंसान खड़ा है, उसके बाजू में वो टॉर्टॉइस खड़ा है, तो टॉर्टॉइस है वो कितना बड़ा है। ये टॉर्टॉइस गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाते थे। ये वही आइलैंड है जहाँ पर डार्विन फिंच नाम का बर्ड ढूंढ निकाला था। वो था ही पहले से, पर डार्विन ने उसके ऊपर एक इवोल्यूशन थियरी दी है, जो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कहा जाता है कि ये वहाँ बहुत सालों से रह रहे थे। फिर ये आइलैंड इंसानों के नज़र में आया, फिर इंसानों ने वहाँ पर गोट इंट्रोड्यूस करवाई, और फिर हुआ ऐसा कि ये टॉर्टॉइस भी प्लांट खाते थे और गोट्स भी प्लांट खाती थी, पर गोट्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई, इसलिए ये टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए। डिकेड में ही एक्सटिंक्ट हो गए। 10 सालों का वक्त लगा इनको एक्सटिंक्ट होने में। पहले तो क्या था कि टॉर्टॉइस खुद थे, अकेले थे, इनके साथ कंपटीशन करने वाला कोई स्ट्रॉन्ग हर्बीवोरस नहीं था। ये टॉर्टॉइस हर्बीवोरस थे। पर गोट के आने के बाद वही प्लांट के लिए, वही प्लांट स्पीशीज़ के लिए जो ये खाते थे, इनके और गोट के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। हम जानते हैं कि जब दो लोग लड़ झगड़ते हैं तब जीतता कोई एक ही है, और जो जीतता है वो डोमिनेटिंग होता है। और यहाँ बायोलॉजिकल एंगल से जो नहीं जीतता, उनकी पॉपुलेशन शुरुआत में कम होती है, बाकी एक लेवल के बाद उनका एक्सटिंक्ट होना पक्का है। क्योंकि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे भी दो स्पीशीज़ जिनके बीच में सेम तरीके का फूड, सेम तरीके का शेल्टर या सेम तरीके के रिप्रोडक्टिव पार्टनर्स शेयरिंग में है, वो कभी भी दोनों एक साथ डोमिनेटिंग नहीं रह सकते। कोई एक का रिसेसिव हो जाना पक्का है। और जो रिसेसिव होते हैं वो अगर लंबे टाइम के लिए रिसेसिव रहे तो उनकी पॉपुलेशन डाउन होगी और फिर एक्सटिंक्ट भी होगी। इसका मतलब ये हुआ नेचर उन्हीं को जिताती है जो स्ट्रॉन्ग है। उनको हम क्या कहते थे? उनके लिए वर्ड भी था, उनके लिए ये वर्ड था जो फिटेस्ट है। इसलिए जब भी कंपटीशन शुरू हुआ टॉपिक, तो उसमें सबसे पहला वर्ड था फिटनेस।
जो फिटेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन में यही कहा गया। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर उसी स्पीशीज़ को सिलेक्ट करती है अर्थ पे रहने के लिए। आने वाले टाइम में अर्थ पे कौन रहेगा, उसके लिए नेचर उन्हीं स्पीशीज़ को सिलेक्ट करती है जो स्पीशीज़ स्ट्रेंथफुल हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो नई स्किल और टैलेंट डेवलप करे। जो जीत जाता है वो डोमिनेटिंग बन के रहता है, रिसेसिव मर जाते हैं, हार जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। यही रूल है। इसलिए स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज में आप देखिए, इसमें आपको एक और एक्सपेरिमेंट भी दिखाया। अब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ले ले तो वहाँ पर कोई स्पीशीज़ सुपीरियर होगी और डेफिनेटली कुछ इन्फीरियर स्पीशीज़ भी होंगे। तो अगर आप वो जो सुपीरियर स्पीशीज़ है, डोमिनेटिंग स्पीशीज़, अगर उनको रिमूव कर देते तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है उस एरिया में। रिसेसिव स्पीशीज़ अपने आप बढ़ने लगती है, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगता है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, कॉनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें देखिए रोकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड का, वहाँ पर लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नाकल्स है। बार्नाकल्स आपको साइड के फिगर में दिखाई, ये क्रीपी एनिमल है। जैसे कुछ एनिमल्स को, कुछ इंसेक्ट को देखने के बाद अजीब सा जैसे वियर्ड फील होता है, ये एकदम वियर्ड एनिमल है देखने में, अजीब से एकदम। आप यूट्यूब पे इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव वीडियो देखना बर्नाकल्स का, तो ये आपको पता चलेगा। बालानस बर्नाकल्स बहुत अजीब से दिखने वाली स्पीशीज़ इंसेक्ट कैटेगरी में आती है, आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में आती है, सॉरी। ये अब इनमें देखें तो जैसे कुत्तों में जर्मन शेपर्ड होता है, बुलडॉग भी होता है, तो वैसे इनमें भी दो कैटेगरी है। एक जो स्पीशीज़ है वो सुपीरियर है, जिनका नाम है बर्नाकल बेलानस, वो इंटरटाइडल एरिया में डोमिनेटिंग है। जबकि जो छोटे वाले बर्नाकल्स हैं उनका नाम है बर्नाकल कैथमेलस। अब हुआ ऐसा है कि दोनों बर्नाकल्स हैं, मतलब दोनों सेम स्पीशीज़, जर्मन शेफर्ड है, बुलडॉग है, दोनों सेम स्पीशीज़, पर एक ही स्पीशीज़ के वेरिएंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन जनरली। ये वेरिएंट की वजह से उनमें से जीत वही जाता है जो डोमिनेटिंग है। तो इन्होंने देखा, जो कॉनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट था उनमें पता चला कि ये दोनों बर्नाकल जब आपस में मिक्स होते हैं तब उनमें से जीतते हैं बेलानस, वो छोटे वाले हार जाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि वो जो बड़े वाले हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें से गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर देखें, ये कॉनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट था। अब आगे वाले पेज में गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो आगे जैसे मैंने बात की वैसे हमें ये पता चला कि अगर आप सेम रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेड हो, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। इसका मतलब है दो ऐसी स्पीशीज़ जो कोई एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेड है और वो रिसोर्सेज, जो वो रिसोर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होने की वजह से दोनों आपस में उसके लिए कंपटीशन कर रही है। तो डेफिनेटली कोई एक जीतेगी, कोई एक हारेगी। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी उसको हम सुपीरियर और डोमिनेटिंग स्पीशीज़ कहेंगे, और जो हारी हुई है, जो ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर अपना हक नहीं जमा पाती, उनको हम इन्फीरियर स्पीशीज़ कहेंगे। तो इनका कहना है कि अगर दो स्पीशीज़ आपस में एक ही रिसोर्सेज के ऊपर टिकी हुई है तो एक समय के बाद तो दोनों के बीच में कंपटीशन पक्का है, और अगर कंपटीशन शुरू हो गया तो दोनों में से ये भी पक्का है कि एक समय के बाद एक सुपीरियर स्पीशीज़ होगी, एक इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी, ये भी पक्का है। और ये भी आप फिक्स ही कह सकते हो कि एक समय के बाद सुपीरियर स्पीशीज़ ज़िंदा रहेगी और इन्फीरियर स्पीशीज़ इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम ही देख रहे, देखो यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली कौन जीत जाता है, जो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जो हारे हुए, जो डरे हुए, जो सहमे हुए, उनको डराया जाता है। तो जो डोमिनेटिंग लोग हैं वो ऐसे लोगों का भी जो हक है वो भी छीन लेते हैं। पुराने समय में माफिया आपने देखा था, गैंगस्टर्स, माफिया, अंडरवर्ल्ड का जो पूरा एक साम्राज्य था, एक पूरा जो किंगडम बना हुआ था, उसके बारे में कौन नहीं जानता कि बॉम्बे के अंदर ये सब बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ था। ये इतने डोमिनेटिंग और सुपीरियर थे, इनके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतना बड़ा बल था, इतना बड़ा फियर फैला के रखा था कि सब उनके सामने इन्फीरियर हो रखे थे। ये चाहे तो पॉलिटिशियन से भी उतना पैसा हथिया सकते थे जितना ये चाहते थे। इनका मतलब ये है कि जब कोई एक ग्रुप डोमिनेटिंग होने लगता है तो वो इन्फीरियर स्पीशीज़ के हाथ में कुछ नहीं आने देता।
उनके हाथों तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि जो भी होता है वो डोमिनेटिंग हाथ में से ले जाते हैं। तो रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। यही कंपटीशन है और ये कॉमन है आज के समय में। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिखाई, और लास्ट का जो पैराग्राफ है वो समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने शुरुआत में बताया था कंपटीशन तो दोनों स्पीशीज़ के लिए लॉस के बराबर है, दोनों को लॉस करवाता है। डेफिनेटली दोनों को लॉस होता है उनसे, पर कंपटीशन से एक फ़ायदा है, इंडिया में हेवी लेवल का कंपटीशन है। इस रीज़न से लोगों को पहले से ही पता है कि छोटी मोटी स्किल्स या टैलेंट से हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते, बहुत बड़े पद पे काम नहीं कर सकते, बड़ी पोस्ट नहीं गेन कर सकते। आज आप इंजीनियर हो और आप कहीं जाते हो, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो पहले ही बेसिक कंप्यूटर स्किल आपसे डिमांड करेंगे। तो पहले के समय में चल जाता था कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, ऑटोकोड वेटोकोड नहीं आता था, शुरुआत में चला देते थे, चल जाता था, क्योंकि तब इतने इंजीनियर नहीं थे। आज तो वो बोलेंगे ऑटोकोड आता है और भी 2-4 आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर एक्सेल वैक्सेल तो जो है वो तो आपको बहुत ज़रूरी ही है। प्रेजेंटेशन स्किल ना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट में ना, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना, एक्सेल ना, ये सब चीज़ें तो कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो आना ही आना चाहिए। पर उसके अलावा 3D एनिमेशन के लिए, जो मशीनरी डिज़ाइन के लिए जो 3D मॉडल्स बनाने होते हैं उसके लिए ऑटोकैड भी आना चाहिए। अब टेली तो बहुत नेसेसरी है कॉमर्स के लिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल भी। और अगर उसके साथ आपने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सीख रखा है, आपके पास सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन पावर है, आप अच्छे प्रेजेंटेटर हो, तो उसमें फिर और अच्छी चीज़ मिल गई। तो कंपनी एक ऐसे इंसान को लेना पसंद करेंगी जो छोटा पैकेज बड़ा धमाका होगा। अब एक स्किल एक टैलेंट से नहीं चलता। पहले तो सिर्फ ये देखा जाता था भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके पास उतनी स्किल होनी चाहिए जिससे हमारी कंपनी में जो काम है वो चल जाए। आज एक इंसान से बहुत से काम चलवाने की बात है, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग हैं, जब कंपटीशन होता है तब पता है कि हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं जो जॉब के लिए आएंगे, जो इस पोस्ट को पाना चाहेंगे। तो हम उससे अलग दिखने के लिए अपने अंदर और स्किल और टैलेंट और कुछ नया निखार करते हैं, हम बदलाव लाते हैं। हम ऑलवेज़ अपने आप को बदलने के लिए रेडी रहते हैं, हम अपने आप में इम्प्रूव करते रहते हैं, हम नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं, हम नई स्किल्स डेवलप करते हैं। जिस रीज़न से कंपटीशन की वजह से ये हो जाता है कि एक इंसान निखर के सामने आता है, वो अपना दिमाग खोलता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। और लॉन्ग टर्म विजन से देखें तो इवोल्यूशन की प्रोसेस है। आप नया नया सीखोगे, नई स्किल, नई चीज़ें डेवलप करना, उसको निखारना, उसको पॉलिश करना, इसका मतलब है आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दिमाग और डेवलप होता जा रहा है। जहाँ पर कम पॉपुलेशन है, जो इजीली मिल जाती हैं, वहाँ के लोगों के पास इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, इसलिए उनको पता है बहुत सारी स्किल उनको नहीं चाहिए जॉब के लिए। थोड़ी बहुत नेसेसरी स्किल के साथ वो उस जॉब को ऑप्ट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि इंडियन पब्लिक हार्ड वर्क करना सीखती है, क्योंकि उनको पता है कि बॉस को खुश करने के लिए हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, उनको पता है कि अच्छा प्रेजेंटेटर बनना पड़ेगा, उनको पता है कि क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा। तो ये जो ओवर टाइम करना, ये बहुत कॉमन चीज़ है इनके लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते रहते ये सब करने के लिए सीख चुके हैं। इसी रीज़न की वजह से जब ये लोग फॉरेन जाते हैं, जब यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तब बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। इनका रीज़न है क्योंकि यहाँ के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते रहते इन्होंने ये स्किल्स और ये सब कुछ डेवलप करने के लिए अपना बहुत समय दिया हुआ है, क्योंकि इनको पता है यहाँ तो उनको कोई जॉब देने वाला नहीं था अगर ये सब डेवलप नहीं करते। तो कंपटीशन की वजह से उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, उन्हीं की वजह से उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, हार्ड वर्किंग बनाया अपने आप को, नई स्किल्स डेवलप की। इस तरीके से कंपटीशन पॉजिटिव है। अब ना दिखने वाली अनकॉमन चीज़, हालांकि ये पूरी दुनिया कंपटीशन से भरी हुई है, सबका एक ही गोल है, मनी। रिसोर्सेज लिमिटेड है, जॉब लिमिटेड है, बिजनेस में कस्टमर लिमिटेड है। तो इस रीज़न की वजह से सब कंपटीशन कर रहे हैं, और कंपटीशन के चक्कर में यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने दुश्मन पाल रखे, मेरा कॉम्पिटिटर मेरा दुश्मन है, मैं उसका। तो कंपटीशन में दोनों का लॉस चल रहा है, कोई साथ में इंटीग्रेट होकर नहीं रहना चाहता, सबको कुछ ना कुछ पा लेने की जल्दी है, कुछ ना कुछ छीन लेना है। एनिमल्स में जो कंपटीशन है वो फूड के लिए है, वो उनकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए और नेसेसिटी है। पर इंसानों में जो कंपटीशन शुरू हुआ है वो लग्जरी के लिए है, वो पोजीशन के लिए, वो पावर के लिए है, सर्वाइवल के लिए नहीं है। सर्वाइवल के लिए उतना कंपटीशन नहीं है कि सर्वाइवल के लिए इजीली मिल जाए, इतनी व्यवस्था है नेचर के पास कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए उतना इनफ फूड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, ये पॉसिबल है। पर जो प्रॉब्लम है
आज के समय का मेन कंपटीशन का जो मेन मोटिव है, गोल है, वो पोजीशन, पावर। ग्रीड तो इंसानी बॉडी के अंदर सेंटर में है। पूरा बहुत सालों से आप इतिहास देख लो, हिस्ट्री देख लो, ग्रीड से चला आ रहा है इंसान। पहले के समय में राजा महाराजाओं को दूसरे लोगों का राज और साम्राज्य बढ़ा लेने का मतलब ग्रीड था। और आज के समय में देख लो, लोगों को पैसों का, पोजीशन का, पावर का एक ग्रीड है। पर ऐसे समय में अनकॉमन चीज़ का देख पाना बहुत ही रेयर है। ऐसी ही एक रेयर चीज़ लास्ट पैराग्राफ में आपको फ़ोटो दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि पहले फ़ोटो में एक पेड़ है, उस पर येल्लो कलर के बर्ड्स रह रहे। दूसरे में देखो रेड कलर के बर्ड्स वहाँ रहने आए। और तीसरे में देखो रेड और येल्लो दोनों साथ में रह रहे। तो इसमें अल्टीमेटली आप देखो तो ये वार्बलर की बात है। वार्बलर एक बर्ड होता है, बहुत अच्छा सा एकदम स्वीट बर्ड है। आप गूगल पे उसका फ़ोटो ज़रूर सर्च करिए, उसकी आवाज़ भी सुनिए, बहुत मज़ेदार होती है। यूट्यूब पे ज़रूर उसका आपको मिल जाएगा। तो जो स्मॉलर येलो बर्ड स्पीशीज़ हैं वो आपको दिख रही है। और वो स्पीशीज़ के बारे में आप देखें तो ये जो स्मॉलर बर्ड स्पीशीज़ है वो आपको पहले तो पूरे पेड़ में दिख रही है। दूसरे में देखिए कि रिसोर्सेज को ढूंढते हुए, जब नहीं मिला होगा रेड बर्ड को खाना वाना, तो वो ढूंढते हुए आ गए। और फिर देखिए मिडल में रेड वाले हैं, पर नीचे और ऊपर की तरफ येलो वाले। इन्होंने अपने हिस्से बांट लिए, बीच में रेड वाले रह रहे, ऊपर नीचे येलो वाले रह रहे, पर कंपटीशन नहीं कर रही है। ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। कहते हैं कि रिसोर्स पार्टीशनिंग पॉसिबल है, को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर कंपटीशन में फंसी दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ म्यूचुअलाइजेशन कर ले, जो शुरुआत में था पहला टॉपिक, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे अच्छा म्यूचुअलाइजेशन के अंदर दोनों का को एग्जिस्टेंस और सपोर्ट इतना अच्छा होगा कि रिसोर्स का पार्टीशनिंग हो जाएगा और किसी का भी एक्सक्लूजन नहीं होगा। ये जो हमने रिसोर्स पार्टीशनिंग देखा, दो स्पीशीज़ या तो आपस में क्लोजली रिजेंबल करती है, या एक ही स्पीशीज़ के ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन कम्युनिटी के दो, सेम तरीके का फीडिंग कर रहे, सेम तरीके से खा रहे, एक ही तरीके का खाना है। जैसे वार्बलर बर्ड आपको दिखाया, बहुत अच्छी आवाज़ होती है इनकी, तो कहते हैं कि वार्बलर की स्पीशीज़ पाई गई 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। देखो आपको दिखा भी रखी है वो स्पीशीज़ फ़ोटो में, वार्बलर की अलग 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 तरीके की स्पीशीज़। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है वार्बलर, उसकी अलग अलग स्पीशीज़, और ये सारी एक साथ एक ही पेड़ पे रहती थी। इनका खाना एक ही जैसा था। सेम खाना होने के बाद भी ये आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे थे, ये आपस में मिलजुल के रह रहे थे। वो मिलजुल कर रहने की बात सिम्बायोसिस, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या फिर म्यूचुअलाइजेशन होती है। तो ये बिहेवियर पे जाता है कि आप कंपटीशन करेंगे या फिर आप एकजुट होके, आप संगठन में रह के या ग्रुप बना के अपना आपस में एक दूसरे को सहयोग देकर म्यूचुअली जो अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप म्यूचुअलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन एक म्यूचुअलाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा मैक आर्थर ने नोटिस किया था, और इस चीज़ का नाम हमने को इवोल्यूशन भी रखा है कि इवोल्यूट करेंगे पर साथ साथ, कोई एक स्पीशीज़ डोमिनेटिंग बनेगी, एक रिसेसिव, ऐसा नहीं, हम साथ साथ चलेंगे। नेचर ऑलवेज एक्सेप्शनल केसेस भी क्रिएट करती है, जिससे इंसान ये समझ सके, जो बड़ी स्पीशीज़ से जो डोमिनेटिंग है वो इससे ये सीख ले सकें कि जहाँ पर इतना बड़ा कंपटीशन इंसानी दुनिया में चल रहा है, इतनी बड़ी बुद्धि देने के बाद भी वहाँ ऐसी छोटी स्पीशीज़ जो न्यूरल डेवलपमेंट नहीं जानती, जो इतनी बुद्धिशाली नहीं है, वो हमसे कहीं ज़्यादा बढ़िया रिसोर्स का पार्टीशनिंग करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को फ़ायदेमंद स्थिति में हेल्प कर रही है, एक दूसरे को फ़ायदा करवा रही है। तो ये जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था कंपटीशन। उसके आगे का टॉपिक पैरासाइटिज़म है। पर पैरासाइटिज़म जो टॉपिक है उसको मैं नहीं लेता, वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो वो पैरासाइटिज़म और म्यूचुअलाइजेशन वो साथ में ले लेंगे। आप 65 नंबर के पेज पे चले जाइए, उस पर कॉमेंसलिज्म है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कॉमेंसलिज्म में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इस तरीके से फ़ायदा उठा लेना जिससे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का कुछ भी लॉस ना हो। हालांकि फ़ायदा तो नहीं हो पर लॉस भी ना हो। जैसे कि ऑर्किड्स बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं,
ये इनकी डाइवर्सिटी के लिए बहुत जाने जाते हैं। इनके फ्लावर के अलग अलग शेप होते हैं, कुछ हनी बी जैसा दिखता है, कोई डव जैसा दिखता है, कहीं डांसिंग गर्ल, कोई मंकी, तो ऐसे अलग अलग शेप के इनके फ्लावर दिखते हैं। तो ये जो ऑर्किड है वो मैंगो के ब्रांच के ऊपर ग्रो होते हैं। ये प्लांट किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो होगा, इसके रूट ज़मीन में नहीं होते, इनके रूट्स किसी और प्लांट की ब्रांचेस के अंदर जो वाटर और मिनरल्स को ले जाने वाली जाइलम है उसके अंदर पहुंचते हैं। पर मैंगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्किड का प्लांट इतना छोटा होता है कि अगर मैंगो की ब्रांच से थोड़ा बहुत भी वाटर और मिनरल्स ले लें तब भी उससे मैंगो प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसका लॉस हो रहा है ना उसका प्रॉफिट हो रहा है। पर हाँ, मेरा लॉस नहीं हो रहा, मेरा प्रॉफिट भले ही नहीं हो रहा, पर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ और उससे वो स्पीशीज सर्वाइव कर जाती है, तो सबसे बड़ी बात है। ये एक काइंड हेल्प, जिसको बोलते हैं ना हेल्पफुल नेचर, ये उसकी बात है, एकदम काइंड नेचर की बात है। मेरा कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा है, मेरा लॉस जुड़ा नहीं है, फिर भी मैं किसी की मदद किए जा रहा हूँ क्योंकि उसका सर्वाइवल हो रहा है, वो अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव कर सकें और ग्रो कर सकें। ऐसा ही एग्जांपल ये ऑर्किड का है। मैंगो ऑर्किड को अपने ब्रांचेस के ऊपर इसलिए ग्रो होने देता है कि जिससे ऑर्किड सर्वाइव कर सकें, उनकी उनकी जो स्पीशीज है वो आगे ग्रो हो सके। मैंगो को ना उससे लॉस हो रहा है ना उससे प्रॉफिट हो रहा है। ऑर्किड कितना पानी और मिनरल ले लेगा, इतना छोटा सा प्लांट है, मैंगो ट्री बहुत बड़ा है। अगर थोड़ा बहुत भी ऑर्किड अंदर से ले भी लेगा मैंगो से मिनरल और वाटर, तो उससे मैंगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंगो के पास बड़े बड़े रूट्स है, वो और पानी और मिनरल ज़मीन से खींच निकालेंगे। वैसे बर्नाकल्स आगे हमने देखे थे, उनके पास एक तरीके का आउटर बॉडी के ऊपर लेयर होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, हार्ड लेयर। तो बर्नाकल्स वेल की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। हालांकि जब ये टोर्टोइस के ऊपर चिपक जाते हैं तब उनको डैमेज करते हैं, तो उनका वो रिलेशन डिफरेंट होता है। पर बर्नाकल्स जब वेल की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं तो देखिए आपको बर्नाकल्स वेल की बॉडी के ऊपर चिपके हुए दिख रहे हैं। वेल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। पर बर्नाकल्स को फ़ायदा ये होता है कि प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वेल का प्रेडेशन कोई नहीं करता। उनका शिकार करने की सोच बहुत कम स्पीशीज से वो रखती होगी। और दूसरी चीज़, वेल जो भी खाना खाएगी उससे बचा कुचा खाना बर्नाकल्स को भी मिल जाएगा। तो इसमें वेल का कोई नुकसान नहीं है, ना कोई प्रॉफिट है फ़ायदा। पर बर्नाकल्स को डेफिनेटली उनकी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया। केटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग केटल, ये भी आपने देखा अर्गेट एंड केटल। आपने देखा कि दो कांव है वो खा रही है ग्रासेस और उसके आसपास 3 अर्गेट घूम रहे फुटों में। तो जैसे जैसे केटल मूव करती है और जैसे वो घास फूस खाती है तो उसमें छुपे हुए इंसेक्ट उड़ के बाहर आते हैं। वो जैसे उड़ के बाहर आते हैं तो अर्गेट उनको देख के पकड़ लेते हैं। ये कैसा रिलेशन, इनका मतलब केटल ने अर्गेट के लिए कुछ नहीं किया, पर केटल का जो खाना खाने का तरीका है, उनसे जो इंसेक्ट उड़ के बाहर आते हैं वो अर्गेट को मुफ्त में मिल जाते हैं। इस तरीके से इसमें केटल का देखो आप, उनका कोई लॉस नहीं हो रहा, ना उनका कोई प्रॉफिट है, पर उसके साथ साथ अर्गेट को खाना ज़रूर मिल जाता है। तो ये कॉमेंसलिज्म हुआ। इसमें सिर्फ वही प्रोसेस हम इंक्लूड करेंगे जिसमें केटल्स खाना खा रही होती है और खाना खाने की वजह से या ग्रास की मूवमेंट की वजह से जब इंसेक्ट छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं और उनको अर्गेट पकड़ लेता है। बाकी ये जो एग्जांपल है, एक दूसरा भी एग्जांपल है जिसमें अर्गेट केटल की बॉडी के ऊपर बैठ के, जो केटल की बॉडी के ऊपर चिपके हुए इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ के खींच के स्किन में से खाता है। वो म्यूचुअलाइजेशन हुआ क्योंकि अर्गेट को खाना मिल गया और केटल की बॉडी के ऊपर चिपके हुए जो इंसेक्ट हैं वो रिमूव होने की वजह से जो पैरासाइट थे, एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर चिपके हुए थे, उनको अर्गेट खा जाएगा तो उनकी स्किन को और उनकी बॉडी को एक तरीके का हेल्दी लाइफ मिलेगा। एक डैमेज जो हो रहा था उसको अटकाया जा सकेगा, वो प्रिवेंट हो गया, वो बंद हो गया, तो वो म्यूचुअलाइजेशन में आएगा। और सी एनेमोन देखिए, सी एनेमोन मतलब सी फ्लावर, ये हम जानते हैं जेली फिश जिस कैटेगरी में आता है ये उसी कैटेगरी में आने वाला एनिमल है। एक्चुअल में सी एनेमोल सी फ्लावर के नाम से जाना जाता है, पर ये फ्लावर जैसा दिखता है ये है एनिमल, और ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, एक ही जगह पे चिपका रहता है। और सी एनेमोन और क्लोन फिश भी आपने देखी होगी, कार्टून में बहुत दिखाई जाती है। क्लोन फिश सी एनेमोन के आसपास ही घूमती हैं। सी एनेमोन के जो छोटे छोटे टेंटेकल्स दिख रहे हैं,
छोटी छोटी डंडिया जैसा दिख रहा है वो उनके टेंटेकल्स हैं, और वो टेंटेकल्स के आसपास ही क्लोन फिश घूमती रहती है, क्योंकि क्लोन फिश को ये सी एनेमोन के टेंटेकल्स कुछ नहीं करते। पर सी एनेमोन के टेंटेकल्स पॉइजनस होते हैं, वो दूसरे उनके जो प्रेडेटर्स हैं उनसे उनको बचा के रखते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि सी एनेमोन के आसपास रहने से क्लोन फिश भी बच जाती है, क्योंकि क्लोन फिश के प्रेडेटर्स सी एनेमोन के आसपास नहीं आते। उनको डर लगता है कि शायद सी एनेमोन के टेंटेकल्स उनको भी काट लें और उनकी पॉइजनस इफ़ेक्ट की वजह से उनकी बॉडी में डैमेज हो। इस चक्कर में क्लोन फिश की लाइफ बच जाती है। सी एनेमोन को क्लोन फिश के रहने से ना कुछ लॉस हो रहा है ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये टॉपिक था कॉमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीशीज़ को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को ना लॉस ना प्रॉफिट।